आइए आज हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोनों के नाम बताइए। शुक्र जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के नियमन में निम्नलिखित हार्मोन सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पहला है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंड्रोजेंस। तो ये हार्मोन कहाँ से कौन सा निकलता है इसके बारे में भी हम लोग अगर जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ये कहाँ से सिक्रीट होता है। ये FSH और LH जो है ये एक हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है। हमने NCERT में पढ़ा है। तो उसी के स्टिमुलेशन से ये FSH और LH निकलते हैं। These hormones are involved in the regulation of process of spermatogenesis। यही हार्मोन हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। FSH क्या करता है, सर्टोली सेल में एक्ट करता है, वेयर एज LH एक्ट ऑन लीडिंग सेल। जो LH होता है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये हमारा लीडिंग सेल में काम करता है टेस्टिस की एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। बाकी NCERT में हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शुक्र जनन एवं वीर्य सेचन यानी स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखिए। तो शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन यानी वीर्य सेचन की परिभाषा हमको लिखना है। सब NCERT में पढ़ चुके हैं, कुछ नई बात नहीं है। तो देखिए शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस गोल अचर देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, शुक्र जनन नहीं, शुक्राणु जनन है। स्पर्मिएशन यानी स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान दीजिए मिस्टेक हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या थी, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनने की प्रक्रिया। कई बार बता चुके हैं। तो वही कह रहा है कि गोल अचल स्पर्मेटिड से चल शुक्राणुओं यानी मोटाइल स्पर्म के में बदलने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायांतरण यानी स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटो नहीं, यही मिस्टेक हो जाता है। और चल शुक्राणु को अंग्रेजी में स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, उसी को स्पर्म भी बोलते हैं। अब देखिए स्पर्मिएशन क्या है यानी वीर्य सेचन। तो शुक्राणु कायांतरण के पश्चात यानी स्पर्मियोजेनेसिस के पश्चात मुक्त शुक्राणुओं के शीर्ष सर्टोली कोशिकाएं यानी सर्टोली सेल्स में अंतः स्थापित यानी एम्बेडेड हो जाते हैं, डूब जाते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के स्तर से शुक्राणुओं के उनकी गुहा यानी ल्यूमेन में मोचित यानी रिलीज होने की प्रक्रिया को वीर्य सेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। तो फिर से समझिए, शुक्र जनन नलिकाओं के स्तर से शुक्राणुओं के उनकी गुहा यानी ल्यूमेन में मोचित यानी रिलीज होने की प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। अंग्रेजी में देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस व्हेन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स into the lumen of seminiferous tubule। शुक्र जनन नलिका को अंग्रेजी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं।
तो सर्टोली सेल से इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में यानी जो खाली गुहा है उसमें स्पर्मेटोजुआ के रिलीज होने को स्पर्मिएशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो रिलीज हो करके स्पर्मेटोजुआ कहाँ आते हैं? सर्टोली सेल में। तो सर्टोली सेल से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज होने को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये ऊपर स्पर्म के एक लेयर चढ़ी रहती है झिल्ली, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ये आगे वाला भाग अग्रपिंडक, जिसको अंग्रेजी में एक्रोसोम बोलते हैं, ये पूरा मिला करके इतना हेड होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्रोसोम के पीछे न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, ये एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस उसी को बोलते हैं जहाँ क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोमल मटेरियल इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये पूरा सर हो गया, और सर के नीचे क्या होती है? गर्दन, तो इसलिए नेक। फिर ये मिडिल पीस हो गया, मध्य भाग, जैसे हम लोगों में छाती और पेट है, बिल्कुल हम लोगों जैसे डिवाइड करिए। छाती पेट वाले भाग को मिडिल पीस कहेंगे। और यहाँ पर माइटोकांड्रिया पाई जाती हैं, एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग, यानी तैरने के लिए। तो जायज़ बात है कि माइटोकांड्रिया में एटीपी के रूप में एनर्जी पाई जाती है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी ऊर्जा यानी एनर्जी के कारण ये तैर पाता है। और ये पीछे टेल पाई जाती है शुक्राणु की संरचना में, ये पूंछ होती है, टेल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। करा शुक्रीय प्रद्रव्य यानी सेमाइनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठक क्या हैं? यानी जो सेमाइनल प्लाज्मा है, शुक्राणु में जो अंदर तरल पदार्थ भरा है उसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। उसमें क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पुरुष की जनन नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो देखिए, मेल की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों में, तो सहायक नलिकाएं यानी एक्सेसरी डक्ट बोलेंगे। तो सहायक नलिकाओं का कार्य वृषण यानी टेस्टिस में बने शुक्राणुओं का शरीर से बाहर तक स्थानांतरण। नलिकाएं मतलब नली है, तो जाहिर सी बात है, जैसे पाइप एक नली होती है, तो जमीन के नीचे से पानी उसी से आता है हमारे घर तक। तो इसी प्रकार से एक्सेसरी डक्ट एक नली है, तो शुक्राणु आएंगे वृषण यानी टेस्टिस से बाहर। इनका वृषण से बाहर तक का पथ निम्न प्रकार है। कैसे आता है? पहले वास इफ्रेंसिया में, फिर इपिडिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस में, फिर यूरेथ्रा में, फिर इजाकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन नलिका में। तो एनसीईआरटी की जो बुक में फिगर बना हुआ है, उस फिगर को अपनी एनसीईआरटी की किताब खोल करके मिलान करिएगा, तो ये क्रम आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां यानी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं जो जनन प्रक्रिया में सहायक होती हैं? तो सबसे पहले शुक्राशय यानी सेमाइनल वेसाइकिल। जाहिर सी बात है कि उसका नाम जैसे है उसका काम। आशय का मतलब इकट्ठा करने का पात्र, और शुक्र का मतलब शुक्राणु यानी स्पर्म। तो देखिए, कह रहा है कि शुक्राशय से स्रावित चिपचिपा तरल शुक्रीय प्रद्रव्य यानी सेमाइनल प्लाज्मा का मुख्य भाग बनाता है। शुक्रीय प्रद्रव्य यानी सेमाइनल प्लाज्मा तथा शुक्राणु परस्पर मिलकर वीर्य बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं।
सीमेन जिसको कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, पूरा हम लोगों ने फिगर में देखा है। इसी को पुरस्थ ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में। तो यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार भाग के चारों ओर स्थित होती है। इससे स्रावित तरल शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है कि यह मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है, यानी निचले भाग में। इससे जो सिक्रीटेड लिक्विड होता है वो स्पर्म को एक्टिवेट करता है और जो यूरिन वाला रास्ता है उसको एसिडिक, मतलब उसके एसिडिटी को समाप्त कर देता है। तीसरा है हमारा बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। यह एक जोड़ी होती हैं, ये मूत्र मार्ग के पार्श्वों में स्थित होती हैं, यानी जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके पार्श्व मतलब अगल बगल किनारों में। इन ग्रंथियों से मैथुन से पूर्व एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का स्राव होता है। बेसिक एवं स्मूथी लिक्विड का स्राव होता है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करके इसे चिकना बनाकर मैथुन में सहायता करता है। तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स या इसी को काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, उसका काम है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो ऊपर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, अब oogenesis या अंडजनन पढ़ेंगे। तो एक तरफ स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनियम से पहले मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, ऐसे चलता था। oogenesis में क्या होगा, oogoनियम मतलब फीमेल जर्म सेल, उससे oogoनियम, प्राइमरी oogoनियम या प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर oocyte, और इसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता था, यहाँ पर oocyte से ओवम बनेगा। और बस थोड़ा सा एक अंतर हो जाता है कि जब प्राइमरी oocyte बनेगी, उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बनेगी तो एक पोलर बॉडी बनेगी, फिर सेकेंडरी oocyte से जब oocyte बनेगी तो फिर एक पोलर बॉडी बनेगी, तो 2 पोलर बॉडी बन जाती है। ये फिगर हम नीचे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंडाशय यानी ओवरी में द्विगुणित यानी डिप्लॉयड अंड मात्र कोशिकाएं, यानी ओवम मदर सेल कह सकते हैं, से अगुणित अंड का निर्माण अंडजनन कहलाता है। मतलब ओवम मदर सेल से हेप्लॉयड ओवम का निर्माण oogenesis या अंडजनन कहलाता है। अंडजनन का प्रारंभ तभी हो जाता है जब स्त्री अपनी मां के गर्भ में होती है। मतलब बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में होता है तभी oogenesis का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रक्रिया किशोरावस्था तक विलंबित अवस्था में रहती है। तो इसको अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो oogenesis की प्रक्रिया है, फीमेल फीटस जब अपने मम्मी के पेट में होता है तभी से oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन प्यूबर्टी तक, किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी तक ये प्रक्रिया निलंबित अवस्था में रहती है, यानी स्लीपिंग स्टेज में एक तरह से। यह अंडाशय की ग्राफियन पुटिका यानी ग्राफियन फॉलिकल में होने वाली प्रक्रिया है। कहाँ होती है? ग्राफियन फॉलिकल में होती है, ओवरी के। इसके द्वारा अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है। अंडजनन पीयूष ग्रंथ से स्रावित पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है। oogenesis एफएसएच और एलएस के नियंत्रण में होता है। निकलते कहाँ से हैं? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलते हैं। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। स्त्री में हार्मोन के प्रभाव से प्रति माह एक ग्राफियन पुटिका परिपक्व होती है। तो फीमेल बॉडी में क्या होता है कि हार्मोन के प्रभाव से प्रत्येक महीने में एक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होती है। अंडजनन की प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला चरण क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यह प्रावस्था जन्म से पहले अर्थात भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन जो होता है यह प्रावस्था जन्म से पहले, जब एम्ब्रियो की कंडीशन में होती है फीमेल बॉडी यानी फीमेल जो फीटस या चाइल्ड जो पेट के अंदर है, तभी ये पूर्ण हो जाती है। अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशयी पुटिकाओं यानी ओवेरियन फॉलिकल के रूप में एकत्र हो जाती है। तो अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएं यानी प्राइमरी जर्म सेल जो होती हैं वो ओवेरियन फॉलिकल के रूप में एकत्र हो जाती है। इनमें से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में विभेदित हो जाती है। इन्हीं में से कोई एक सेल एग मदर सेल के रूप में हो जाती है, वो मदर सेल जिसको हम बोल रहे थे, एग मदर सेल। शिशु जन्म के समय ही सारी अंडाशयी पुटिकाएं उपस्थित होती है। तो शिशु जन्म के समय ही सारी जितनी अंडाशयी पुटिकाएं यानी ओवेरियन फॉलिकल हैं सब उपस्थित होती है। ये जन्म के समय जब बच्ची जन्म लेती है तभी ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब देखिए आगे ये oogenesis इन ओवरी, अंडाशय में ये oogenesis की प्रक्रिया हो रही है। तो फेज इधर है, स्टेज इधर है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? माइटोसिस होता है यानी सूत्री विभाजन। जितने रहेंगे क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे। तो देखिए 2x से 2x ही है, यहाँ भी 2x ही है। तो अभी इसको हम क्या बोलते हैं? एक वचन में ऊगोनियम, बहुवचन में ऊगोनिया। अब देखिए इन्हीं में से एक ग्रोथ करके ग्रोथ होती है यानी वृद्धि होती है और बड़ी हो जाती है। इसी को प्राइमरी oocyte बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहली बार होता है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लिखा गया। अब ये 2x से जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो x होगा। आधे सूत्र होते हैं तो 2 गुने का आधा हो गया x। इधर एक पोलर बॉडी बन जाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये जो बनी है इससे, ये प्राइमरी oocyte से क्या बनी? सेकेंडरी oocyte। इसका मैचुरेशन होता है यानी परिपक्वन। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। दोबारा फिर मियोटिक यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए x से x ही कैसे हैं जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम में 2 धागे होते हैं, इस तरह से एक दूसरे में लिपटे रहते हैं। तो यहां से यहां तक 2 धागे वाली संरचना, 2 धागे ऐसे ऐसे लिपटे थे 2 जगह, तो 2 धागे यहां पर आ गए। अब यहां पे क्या हुआ? ये दोनों धागे फट गए। तो एक अब भी है, फटेगा तो एक तब भी रहेगा। तो एक धागा केवल इधर आया। तो एक क्रोमोसोम था यहां पर एक क्रोमैटिड है। क्रोमोसोम में 2 धागे होते हैं। इन दोनों धागों में एक एक धागे को क्रोमैटिड कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम के सूत्र आधे हुए हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम आर हाफ, आधे हुए। लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्रोमैटिड आर हाफ।
प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम आधे आए हैं, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमैटिड आदि आई, और फिर इसी से ओवम का निर्माण होता है। इसको ऊटिड बोलते हैं। क्रोमैटिड तो ऊटिड, नाम से आपको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए अगली प्रावस्था होती है ग्रोथ फेज। तो यह प्रावस्था बहुत लंबी होती है और भ्रूण अवस्था में ही यह प्रारंभ हो जाती है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब बच्ची अपने माँ के पेट में होती है तभी ग्रोथ फेज शुरू हो जाती है, और लैंगिक परिपक्वन के पश्चात जब तक उस पुटिका विशेष के परिपक्व होने की अवस्था नहीं आती तब तक यह वृद्धि प्रावस्था में बनी रहती है। तो जब तक लैंगिक परिपक्वन यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती तब तक ये फॉलिकल के अंदर परिपक्वन होने की अवस्था में नहीं आती, तब तक यह ग्रोथ फेज में ही रहती। अंडाणु मात्र कोशिका यानी एग मदर सेल अंडाणु जन कोशिका या ओगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है, जैसा एग मदर सेल से अभी हमने ओगोनियम बनते देखा। फिर देख लीजिए, ये देखिए एग मदर सेल से ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसी को एग मदर सेल कहेंगे, प्राथमिक जर्म कोशिका, इसी से ओगोनिया या ओगोनियम बने। तो वही कह रहा है कि अंडाणु मात्र कोशिका से ओगोनियम में विभेदित होकर वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है। यह काफी मात्रा में पोषक पदार्थ संचित करती है तथा सामान्य कोशिका से आकार में कई 100 गुना बढ़ जाती है। तो नॉर्मल सेल से कई 100 गुना आकार में बढ़ जाती है और पोषक पदार्थ इकट्ठा करती है, क्योंकि आगे इसे डिवाइड होना है। इसी अवस्था में एक ग्राफियन पुटिका यानी ग्राफियन फॉलिकल के परिपक्व होने तक रहती है। तो ग्राफियन फॉलिकल के मैच्योर होने तक ये रहती है ओगोनियम। अब इसे पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राथमिक oocyte कहते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर देखा प्राइमरी oocyte फिगर में। अब परिपक्वन प्रावस्था यानी मैचुरेशन फेज आती है। तो यह ग्राफियन पुटिका यानी ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व यानी मैच्योर होती है, तब उसमें उपस्थित प्राथमिक oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। यह विभाजन असमान होता है और केवल गुणसूत्रों की संख्या आदि करने के लिए होता है। ध्यान दीजिए, पहले मियोटिक डिवीजन में, पहले अर्धसूत्री विभाजन में केवल गुणसूत्र आधे होते हैं। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक अगुणित द्वितीयक oocyte या द्वितीयक अंडाणु कोशिका यानी सेकेंडरी oocyte तथा एक अगुणित लोपिका या पोलर बॉडी बनती है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है, जैसा हमने फिगर में देखा। इसी अवस्था में ग्राफियन पुटिका यानी ग्राफियन फॉलिकल फटकर अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु कोशिका को मुक्त करती है। तो सेकेंडरी oocyte को इसी समय ग्राफियन फॉलिकल फट करके अंडाशय से अंडाणु कोशिका को मुक्त करती है, यानी ऊटिड को मुक्त करती है। अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के पश्चात होता है। सेकेंडरी oocyte मतलब द्वितीयक अंडाणु कोशिका ऊटिड नहीं, सेकेंडरी oocyte को मुक्त करती है। अब क्या होता है कि अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए कि जो अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, वो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। इसके फलस्वरूप अंडाणु तथा द्वितीयक अगुणित लोपिका यानी ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है।
अंड जनन निरंतर अंतराल पर होने वाली एक लंबी व जटिल प्रक्रिया होती है। तो oogenesis बड़े लंबे अंतराल तक चलने वाली एक लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया। तो ध्यान दीजिए कि जो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, वो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। यानी ओवम में जब स्पर्म अंदर घुस जाता है तब। अब देखिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है अंडाशय के अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसवर्स सेक्शन का एक नामांकित आरेख बनाएं। तो देखिए अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है, तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल ये फॉलिकल सेल है। यहां पर देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, धागे जैसा। स्पिंडल शेप्ड सेल यहां पर पाई जाती हैं। और यहां पर देखिए oocyte दिखाया गया है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये ग्रोविंग फॉलिकल है हमारा। और ये देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्पिंडल शेप्ड सेल, इन सब को मिला करके क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा। यहां पर देखिए मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। अब यहां पर देखिए ये जर्मिनल एपिथेलियम है, बाहर वाली। जर्म का मतलब जो टूट टूट करके नई चीज का उत्पादन करे। जर्म मतलब जिसके जर्मिनेशन, जैसे अंकुरण बोलते हैं पौधे के सीड का। तो जर्मिनल एपिथेलियम मतलब इससे अन्य चीजें बनेंगी। फॉलिकुलर कैविटी, यहां पर देखिए ये गुहा पाई जाती है जिसको फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। कोरोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा ये नाम है। यहां पर थीका एक्सटर्ना है और ये जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा यहां देखिए फटने के बाद जब अंडाणु निकला है तो इसमें भी जोना पेलुसिडा अंडाणु के ऊपर, ओवम के ऊपर जो लेयर है उसका नाम एनसीईआरटी में अच्छे से हमने देखा है। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। मैच्योर होने के बाद ये फट जाएगी। तो रप्चर्ड फॉलिकल यानी फटी हुई फॉलिकल। इसके बाद क्या होता है? फटने के बाद अंडाणु बाहर, ओवम बाहर निकल आते हैं, फिर ये अकेले बचती है। तो इसको क्या बोलते हैं? जब ये ग्राफियन फॉलिकल फट के अंडाणु को बाहर निकाल देती है, ओवम को, तो अब इसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और जब ये कार्पस ल्यूटियम में देखें अंदर ये ब्लड का क्लॉट है, और कार्पस ल्यूटियम जब एकदम नष्ट हो जाती है, एकदम थोड़ा बहुत अवशेष बचता है, तो उसको हम कार्पस एल्बिकांस बोलते हैं। तो ये हमने संरचना अच्छे से पढ़ी किसकी? ट्रांसेक्शन ऑफ ओवरी यानी अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफी पुटिका का एक नामांकित आरेख बनाएं। तो केवल ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसको समझते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल का मतलब होता है पूरा एक बंद संरचना जिसमें ओवम अंदर रहता है। ये देखिए ये संरचना, ये वाली, ये है। यही देखिए यहाँ पर फट गई, जब फट गई तो कार्पस ल्यूटियम बन गई। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है। तो इसकी संरचना देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये थीका फॉलिकुलाई बोलते हैं बाहरी लेयर को, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोलते हैं। देखिए जो ग्रेन्यूल जैसे हैं, दाने जैसी संरचना है, इसलिए मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोलते हैं। ये खाली जगह एंट्रम कहलाता है। ये लेयर जो अंडाणु की है, ओवम अंदर अभी है तो oocyte बोलेंगे इसको।
तो जोना पेलुसिडा बोलेंगे। अब ये बाहर जो ये लेयर है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल की, इसको क्यूमुलस ओवेरिकस बोलते हैं। और ये हमारा डिस्कस प्रोलीजेरस फॉलिकुलर है। डिस्कस प्रोलीजेरस फॉलिकुलर है, ये अंदर उस साइट है। इसके बाहर ये कोरोना रेडिएटा है, कोरोना जोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा। तो ये देखिए परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल का हम लोगों ने फिगर देखा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, कह रहा है कार्पस ल्यूटियम, इनके मतलब निम्नलिखित के कार्य बताना है। तो सबसे पहले कार्पस ल्यूटियम कि कार्पस ल्यूटियम का क्या काम है। तो ग्राफियन फॉलिकल जब फट गई और अंडाणु बाहर निकल आए ओवम, तो जो संरचना बची उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। तो यह ग्राफियन पुटिका यानी ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन के पश्चात फॉलिकुलर कोशिकाओं और रक्त थक्के से बनी पीले रंग की ग्रंथिन यानी ग्लैंडुलर संरचना। ग्रंथियां हैं तभी तो हार्मोन सिक्रीट होता है। इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन आदि हार्मोन स्रावित होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भ्रूण के अंतरोपण यानी प्रेगनेंसी तथा अपरा प्लेसेंटा के निर्माण में कार्य सहायता करता है। प्रोजेस्टेरॉन प्री तो प्रो प्रेगनेंसी में काम करेगा और प्रो में पी है, प्लेसेंटा में पी है, तो इसके निर्माण में काम करेगा। अब आगे आ जाता है गर्भाशय अंतः स्तर, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो गर्भाशय अंतः स्तर भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में रोपण यानी अपरा प्लेसेंटा निर्माण व सगर्भता बनाए रखने हेतु आवश्यक है। तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है भ्रूण का ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, एनसीईआरटी में पढ़ा है। और जो प्लेसेंटा होती है उसके निर्माण व सगर्भता यानी प्रेगनेंसी बनाए रखने में सहायक होता है। अब देखिए एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक जो हमारा स्पर्म में आगे थूथन जैसे होता था जो हमने पढ़ा है। तो शुक्राणु के शीर्ष हेड पर गाल्गी बॉडी या गाल्गी काय से बनी टोपी संरचना एक्रोसोम या अग्रपिंडक होती है। तो ध्यान दीजिए गाल्गी बॉडी पाए जाते हैं। नई एनसीईआरटी में अब इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ। इससे मुक्त होने वाले स्पर्म लासिन्स जैसे हाल्यूरिनोडेज एंजाइम अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन कर देते हैं। तो एक्रोसोम में हाइलुरिनोनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है कि ओवम जो होता है अंडाणु, उसके ऊपर जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा रक्षात्मक आवरण, उसको क्या करता है, लिसिस माने तोड़ देता है, अपघटित कर देता है। इसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। नई एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इसलिए ध्यान नहीं देंगे, कोई बात नहीं। नई एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया गया लेकिन याद रखेंगे तो अच्छी बात है। आगे देखें शुक्राणु पुच्छ यानी स्पर्म टेल। तो शुक्राणु पुच्छ स्पर्म को निषेचन के लिए एक अंड तक पहुंचने है सहायक गतिशीलता प्रदान करती है। टेल ऐसे ऐसे करके पूंछ चला चला के शुक्राणु अंडाणु तक तैरते हुए जाता है गर्भाशय में यानी यूटेरस में, होते हुए फाइलोपियन ट्यूब में। फाइलोपियन ट्यूब में ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। अब आगे आ जाता है झालर यानी फिम्ब्रियाई। अंडवाहिनी ओविडक्ट का प्रारंभिक फनल सदृश चौड़ा भाग जो अंडाशय के संपर्क में होता है मुखिका या ऑस्टियम कहते हैं। फिम्ब्रियाई उंगली समान संरचनाएं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था, फिगर में वही है। यह झालरदार या रोमाभ यानी फिम्ब्रिएटेड एंड सिलिएटेड होता है। इसमें उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे बाल जैसी, जिनको सीलिया कहते हैं। इसकी अंगुली संरचना को फिम्ब्री कहते हैं। इसकी जो उंगली जैसी संरचना है इन्हीं को फिम्ब्रियाई कहते हैं।
ये अंडाणुओं को ग्रहण करने में सहायक होती है। क्या करती हैं कि ओवम को अपने अंदर ग्रहण कर लेते, ये इनका काम होता है। तो धीरे धीरे ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, तो धीरे धीरे एनसीईआरटी अगर हम पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे सिलेक्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो कोई घबराहट नहीं, कोई उदासी नहीं। अंग्रेजी में नहीं आता हिंदी में समझिए, हिंदी में नहीं आता अंग्रेजी में समझिए, बट समझिए एनसीईआरटी को। जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन आपको नीट का हर क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए आज की स्टडी बस यहीं तक। ओके।